पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीले साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपनी गाड़ीवान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, दुल्हन साहब की कोठी देखेगी। यही है मक्के साहब की कोठी, वहां है हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा नीचे खिसकाकर झांकती है। झरपेट के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर। कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी, यहां साहब मेम रहते थे। गंगा स्नान करते लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ियां यहां कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियां और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियां जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मैरीगंज। रोथड़ स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोशी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़वन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को बनाया था कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी, रोक साला मोटर गाड़ी। अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़वन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल। इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां हैं। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब और काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मैरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन WG मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मैरीगंज। मैरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था, बस। और जाता कहाँ, साहब ने 50 कौड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने। गांव का नाम बदलकर रोथड़ स्टेशन से मैरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मैरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा, परी की तरह थी साहब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मैरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मैरी को जड़ैया यानी मलेरिया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनेन की टुकिया से जब तीसरे दिन भी मैरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोथड़ की ओर दौड़ाया। रोथड़ स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले ही गई। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रोथड़ से पूर्णिया 12 कोस है। मैरीगंज में किसी से पूछिए, वे आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की वे कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरेनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरेनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी। किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक
मैरीगंज पहुंचे, मैरी को मलेरिया निकल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मैरी मर गई थी। मैरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल ज़रूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीले साहबों की कोठियां अर-अराकर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी। दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मैरीगंज लौटा। मैरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा। डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे रांची पागलखाने भेज दिया। कांके के पागलखाने में उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मैरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है। नील के हौज टूट फूट गए हैं। पीपल, बबूल, जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर से दिन में नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में दिन में सियार बोलता है। लोग उसे भूता जंगल कहते हैं। तम्मा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया, पगुले की तरह उजली प्रेतनी। मैरीगंज एक बड़ा गांव है। 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब में एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोथर स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी, ब्याह, श्राद्ध, भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता है। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती हैं, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता है। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौट आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा लिए। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन देना बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में 2 राय हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वे कायस्थ टोली का गृहपति था और कायस्थ टोली वाले कहते हैं वे राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने जो जोर पकड़ा है, जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रियों को मान्यता नहीं दी।
जमींदारी कचहरी के वकील बसंत बाबू कह रहे थे, यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है, राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा ले। लेकिन बात पड़ी नहीं। ना जाने कैसे ये धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी आज भी कहते हैं, ये राजपूतों के चुप रहने का फल है। आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव की अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राज परबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्तों से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं जब महारानी चंपावती और राज पारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राज पारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन लिखी पढ़ी कर दी। राम कृपाल सिंह जी कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम से महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खिलावन यादव 10 बरस पहले तक लोगों की भैंसें चराते थे। दूध घी की बिक्री में जमाए हुए पैसों की बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खिलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्कल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला नदी के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्त हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता आता है, ढाक ढिन ढाक ढिन। ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतरे सीखते हैं। सारे मैरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है।